नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आज हमारे साथ है पूर्वी चंपारण जिले के जाने माने पत्रकार जो पंजाब केसरी के लिए अपना समय देते हैं, राजीव रंजन जी। सबसे पहले तो राजीव रंजन जी, स्वागत है इस चैनल में आपका जो है। और आज हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी बेतिया जो है, बेतिया लोकसभा के संबंध में, ताकि लोगों को जानकारी ऐसा तो खैर बहुत सारी मिल रही है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन हम चाहते हैं कि स्पष्ट हो कि आखिर कितने उम्मीदवार मैदान में आ सकते हैं। हालांकि अभी असमंजस की स्थिति है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। क्या आपको लगता है कि वहाँ जो है, जो आपके अभी सांसद हैं? सबसे पहले तो राजीव सर, इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आपने बेतिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में जिक्र किया है, तो अब उसका नाम ये होकर पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र हो गया। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के नाम से ये भी एक जानकारी की चीज़ है। बिल्कुल जो है, बेतिया को पश्चिम चंपारण लोकसभा के नाम से जो है, जाना जाता है। और इस क्षेत्र से मतलब दशक कह लीजिए, बीच में रघुनाथ झा एक दौर में जीते हुए थे 5 साल के लिए, लेकिन दशक से जायसवाल परिवार, वहाँ पे संजय जायसवाल के पिताजी थे, अब तो इस दुनिया से चले गए, प्रणाम करते हैं उनको। डॉक्टर मदन जायसवाल जी पेशे से डॉक्टर थे, काफ़ी अच्छे राजनीतिज्ञ माने जाते थे और भाजपा में लगातार रहकर उन्होंने राजनीति किया। लेकिन अपने राजनीति के अंतिम दौर में कुछ समय के लिए राजद में भी उन्होंने शामिल हुआ था। अच्छा। टिकट के चक्कर में, यही संजय जायसवाल जी को टिकट दिलाने के चक्कर में, भाजपा चूंकि परिवारवाद का थोड़ा सा ये था, उसमें टिकट नहीं मिल रहा था उस समय, तो राजद में उन्होंने रुख किया था टिकट के लिए, लेकिन फिर आ गए थे। तो काफ़ी समय से ये वहीं जीतते आए, मदन जायसवाल जी जीतते आए, बीच में रघुनाथ झा एक दौर के लिए जीते, फिर से डॉक्टर संजय जायसवाल 3 टर्म पूरा कर चुके हैं, चौथे टर्म की उनकी तैयारी चल रही है। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र वैसे राजनीति के गलियारों में कहा जाता है, मतलब लोगों में चर्चा होता है कि ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। अच्छा। लेकिन हकीकत में ब्राह्मण बहुत कम बार यहाँ राज किया है। आप हकीकत देख लीजिए, रघुनाथ झा एक दौर में जीते थे, इसके पहले राजन तिवारी जो तैयारी कर रहे थे कि राजद से हमको टिकट मिला नहीं, बाद में वो जाकर के भाजपा का ही दामन थाम लिए। और इसके पीछे भी कई तरह का राजनीतिक चर्चा होता है, कैसे वो भाजपा में गए, थामे। लेकिन लोग कहता है ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, लेकिन ब्राह्मण ने अभी उस हिसाब से हमको आज तक दिखा नहीं है कि उस क्षेत्र में ब्राह्मण बहुल होता तो फिर जायसवाल जी लगातार 3 टर्म जीतते कैसे? चूंकि ब्राह्मण से प्रकाश झा कई मर्तबा चुनाव लड़ करके देख लिए हैं, किस्मत आजमा लिए हैं, उनको सफलता हाथ नहीं लगी नहीं। वो लोजपा से भी आए, जनता दल यूनाइटेड का एक दौर में गठबंधन में थे, जनता दल यूनाइटेड से भी उन्होंने चुनाव लड़ करके देख लिया, लेकिन उनको सफलता मिली नहीं। जिस समय आए हुए थे, काफ़ी व्यवस्था के साथ वो ये कर रहे थे कि सदर हॉस्पिटल में लाइट का व्यवस्था, रोशनी का व्यवस्था, लेकिन ये भी लोगों के माध्यम से सुनने को मिला था, ये तो कहना नहीं चाहिए, जनरेटर उठवा लिया वहाँ से। इसकी भी चर्चा हुई थी कि अब राजनीति से डॉक्टर, देखिए राजू सर, एक चीज़ समझना होगा, प्रोफेशनल चीज़ अलग होता है। आप जर्नलिज्म के प्रोफेशन में आप कहीं जाइएगा, आपके अंदर जर्नलिज्म रहेगा। हम पॉलिटिशियन के अंदर जो राजनीति का गुण होगा, वो एक अभिनेता, अमिताभ बच्चन साहब एक बार चुनाव जीते हुए थे और बाद में उन्होंने कहा था कि एक नेता कभी राजनेता नहीं बन सकता है। उनका स्टेटमेंट आया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि एक नेता राजनेता नहीं बन सकता है। तो लोग अब तो ये पॉपुलरिटी के हिसाब से टिकट मिलती है, पार्टी टिकट देती है। आपने पॉपुलरिटी की बात कही जी, तो अभी जो चर्चा चल रही है मनोज तिवारी की भी चर्चा, मनोज वाजपेयी, आपको करेक्ट कर दूं, उस पे हम आएंगे, कैंडिडेट के नाम के जिक्र पे आएंगे कि किनकी चर्चा चल रही है, क्या स्थिति है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं, तो अभी तो हर दौर में जो है पॉपुलरिटी के हिसाब से टिकट देती है, पार्टी टिकट देती है। भाजपा ही आपको हेमा मालिनी को, सनी देओल को, कई उम्मीदवार उतारे और उन्होंने जीता भी, चूंकि वो इतना पॉपुलर हो जाते हैं लोगों के दिल में, एक अभिनेता जगह बना लेते हैं कि उसको वोट में भी कन्वर्ट करते हैं, इसका फायदा पार्टी उठाती रहती है। हमारे कहने का मतलब है कि अभी के दौर में बेतिया लोकसभा क्षेत्र से भाजपा, तो माफ कीजिएगा बेतिया बार बार बोला जा रहा है, चूंकि पहले से ये सब आता रहा है, लेकिन ये क्षेत्र का नाम आपको बता दो कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र कर दिया गया है। यहाँ से
भाजपा ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है कि वहां से संजय जायसवाल ही कैंडिडेट होंगे, उसमें नो इफ बट है। इस चीज को आप समझिए कि उसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन राजद में गोलमोल यहाँ शुरू है। अभी तो जो ये मास लेवल पे अपना ये गठबंधन कर रहे हैं, इंडिया अलायंस बना रहे हैं, किस पार्टी को टिकट जाएगी यही कंफर्म नहीं है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी संभावित जो नाम पर चर्चा चल रहा है, अभी संभावित जो नाम पे चर्चा चल रहा है, एक जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, क्या नाम है उनका, राघव शरण पांडे, बिल्कुल, पेट्रोलियम मंत्री में प्रधान सचिव रह चुके हैं, तो वो एक बार के विधायक भी शायद बने हुए हैं। अब की बार राजद से जोर लगा रहे हैं। उनका पोस्टर, उनके तमाम कार्यकर्ता जो हैं, उनके फैन फॉलोअर कह सकते हैं, कार्यकर्ता तो राजद के होते हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनके जो फैन फॉलोअर है इस बात की चर्चा हर जगह कर रहे हैं कि राघव शरण पांडे जी को टिकट मिलना तय है। बीच में मनोज वाजपेयी जी भी काफी एक्टिव हुए थे, राजद से, लालू परिवार से मिले थे, तेजस्वी जी के साथ उनका फोटो आया था, क्षेत्र में भी घूमे थे। आप अपने इस क्षेत्र के जो बिहार का ये मोतिहारी का सोमेश्वरनाथ मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करने तस्वीर आई थी। यहाँ के जिलाधिकारी जो पहले थे, जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक सर, उनके साथ उनका फोटो आया था, और क्षेत्र में तमाम लोगों के साथ उनका फोटो आया था। लोगों ने इसको राजद से जोड़ के देखा था कि इनको ये टिकट राजद से मिलना तय है, चूँकि लालू परिवार के साथ उनका फोटो भी आया था, और क्षेत्र में इनका चर्चा था कि ये मनोज वाजपेयी जी टिकट के दौर में आएंगे। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम राजनीति में नहीं आने वाले हैं। तो उनकी समाप्त हो जाती है, उनकी उम्मीदवारी का जो ये है संभावना है समाप्त हो जाती है कि वो नहीं आएंगे। उन्होंने कन्फर्म आकर के घूम के बोल दिया कि राजनीति मेरे बस की चीज़ नहीं है, मैं अभी राजनीति में नहीं आने वाला, मेरा करियर अच्छा चल रहा है। ये स्टेटमेंट है उनका, मीडिया में स्टेटमेंट आया था। अब बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट की। एक जो पूर्व मुख्यमंत्री है केदार पांडे, उनके पुत्र शाश्वत पांडे, वो भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से संभावित उम्मीदवार में उनका भी जो फैन फॉलोअर है चर्चा कर रहा है कि महागठबंधन में जिस भी पार्टी से अलायंस हो उससे शाश्वत केदार पांडे जी का उम्मीदवार यहाँ पे तय है। राघव शरण पांडे जो पहले हमने जिक्र किया था, पूर्व IAS अधिकारी, उनकी उम्मीदवारी थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है इन सब के मुताबिक। और आपको एक और अंदर की गुप्त बात बताता हूं, प्रकाश झा फिर से दवादारी के चक्कर में है। तो फिर देखिए, अब यहाँ फिल्म इंडस्ट्री से हो गए आपके एक वाजपेयी जी, और फिर आपके नहीं, वाजपेयी जी की तो उम्मीदवारी खत्म ही कर दीजिए। वाजपेयी जी की उम्मीदवारी नहीं, उन्होंने बयान दे दिया है आकर के कि हम ये उम्मीदवारी नहीं करेंगे, हमारे राजनीतिक अभी हमारा करियर अच्छा चल रहा है, हमको अभी फिल्म जगत में ही काम करना है, राजनीति में नहीं आना है। प्रकाश झा हाल फिलहाल के दिनों में लालू यादव के जीवनी पर एक फिल्म बना रहे हैं सर। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के जीवनी पे एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, और ऐसा खूब जोर शोर से चर्चा चल रहा है कि अलायंस से इस बार प्रकाश झा को टिकट मिलेगी। अच्छा, इसकी चर्चा जोर शोर से है। लेकिन एक चीज और, लेकिन जैसे बात हुई कि कहाँ की सीट किसको जानी है, अभी तय नहीं हुआ है। तो हम अलायंस पे ही चर्चा कर रहे हैं कि अलायंस से ही, चूंकि वो जदयू से पहले भी उम्मीदवार रह चुके हैं, तो राजद को मिले या जदयू को मिले कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रकाश झा जी के सेहत को उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क पड़ता है राघव शरण पांडे जी को। पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं एक मर्तबा, और तैयारी IAS अधिकारी है, तो पब्लिक डोमेन में बढ़िया काम किया है, पकड़ अच्छी है। अब जनता का वोट कन्वर्जन में किस तरह से पकड़ बनाते हैं, ये आने वाली स्थिति में देखना होगा कि आगे क्या होता है, टिकट किसको मिलती है। लेकिन अभी आप 3-4 उम्मीदवार जो हमने आपको बताया, उसमें राघव शरण पांडे जी हो गए, आपको शाश्वत केदार पांडे हो गए, प्रकाश झा की उम्मीदवारी को आप झुठला नहीं सकते हैं। मतलब लगभग उनके तो समर्थक कर रहे हैं कि नहीं, उनका टिकट कंफर्म हो गया है। लेकिन अभी ये सब हवाई बात है, अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है। एक और नया उम्मीदवार है, अभी पूरे बेतिया लोकसभा, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र को पोस्टर से पाट दिया है। नाम है राजन जायसवाल, और वो कह रहे हैं कि जायसवाल का काट जायसवाल उतारा जा रहा है। हमारी उनसे बात भी हुई थी, टेलीफोनिक हमने बात किया था उनसे,
तो वो बताया था कि हमारी टिकट कंफर्म है। वो बीच बीच में फोटो शेयर करते रहते हैं अपने फेसबुक से, कभी तेजस्वी जी के यहाँ मिलते हैं, कभी कांग्रेस के किसी बड़े नेता के साथ मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि जायसवाल को जायसवाल ही हरा सकता है, इसलिए हमारी दावेदारी को काट नहीं सकते। तो ये 4 जो नाम, 5वां नाम, ये 5 नामों की जमकर पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में चर्चा हो रही है। और टिकट किसको मिलता है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। किसकी होती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले तो बता दें हम, लेकिन एक चीज सर और हम आपको और ये बताना चाहेंगे कि वहाँ पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी संजय जायसवाल जी जो वहाँ के वर्तमान सांसद है, उनके जीत का कारण होता है कि वहाँ पे कोई नेता लगातार क्षेत्र में मेहनत करते हुए उनके विपक्ष में दिखता ही नहीं है। जब भी आएगा एयर ड्रॉपेड कैंडिडेट आ जाता है, हवाई जहाज से उतरा, लैंड किया और चुनाव के दिन में चुनाव लड़ा, हारा तो अपना पैक करके चला गया। तो उस तरह से संजय जायसवाल को प्रॉफिट मिलता है इसका। अभी आप पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में घूम लीजिए, इतना निगेटिविटी मिलेगा उनके जायसवाल जी के प्रति। आप जा करके बात कीजिएगा, लोगों से बात कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर यह कहें लोग खुश नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी चुनाव वही जीतते हैं। विपक्ष मजबूत नहीं, उनके खिलाफ विपक्ष मजबूत कैंडिडेट नहीं देती है, तो जीत हार का हम लोग दावा नहीं कर रहे हैं। और वे हवाई बात करना भी दर्शकों को दिखाना बिल्कुल ये मूर्खतापूर्ण काम है। इसको मूर्खतापूर्ण कहा जा सकता है। कुछ मीडिया वाले चला भी रहे हैं कि फलाने कैंडिडेट जीत जाएंगे। अरे भाई, अभी टिकट ही नहीं मिला, किसको मिलेगा? जीत कौन जाएगा, कौन जानता है इसकी भविष्य की बात। बिल्कुल। तो यही बात है सर पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की। चलिए हम अब एक बात और बता दें। 1952 के बाद में, जैसे ये अस्तित्व में नहीं था, जैसे कि आज़ादी के बाद में 1952 में जब देश में संविधान लागू हुआ और पहला जो चुनाव हुआ, उस समय यह जो बेतिया लोकसभा जो था वो अस्तित्व में नहीं था, बाद में बनाया गया है। इसमें बेतिया बनने के बाद में 1967 में कमलनाथ तिवारी जी चुनाव जीते थे और ये भारतीय कांग्रेस से चुनाव जीते, चूंकि उस समय पार्टी वही थी। कांग्रेस। उसके बाद 1977 में फजलुर रहमान जो थे जनता पार्टी से, वे जो है चुनाव जीते थे। फिर 1980 में पीताम्बर सिन्हा जो भारतीय सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी से जो है, इन्होंने जो है अपना, पश्चिमी चंपारण को कुछ दिन पहले कम्युनिस्टों का गढ़ भी कहा जाता है। बिल्कुल। आपको वीरेंद्र कुशवाहा आपके बगल के विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बिल्कुल जो है। उसके बाद 1984 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मनोज पांडे ने चुनाव जीता था। मनोज पांडे ने भी चुनाव जीता, ठीक है। उसके बाद आपका धर्मेश प्रसाद वर्मा, धामू बाबू के नाम से फेमस है धर्मेश वर्मा जी। और लगातार उसके बाद फिर जनता दल ने फैयाजुल आलम को टिकट दिया था और वे जीत हासिल किए थे। और धामू बाबू में उनके बीच में लगातार कांटे की लड़ाई रहती थी। उस समय 2 उम्मीदवार थे जो दिखते थे, धरातल पे दिखते थे। आप देखिएगा उस समय का आंकड़ा, तो थोड़ा बहुत से कभी फैजुल साहब जीते थे, कभी धामू बाबू चुनाव जीते थे, लेकिन उन दोनों आदमी ग्राउंड पे अभी एक तरफा नेता हो गया है। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में दूसरा कोई कैंडिडेट फील्ड में मेहनत करते दिखता ही नहीं है। अभी जब चुनाव के आने वाले दिनों में कौन मेहनत करता है ये तो मतलब ये पता चलेगा, लेकिन अभी तक कोई कैंडिडेट पिछले दिनों मेहनत करते हुए नहीं दिखा। अब चुनाव आ गया, चूंकि 24 में चुनाव होना है, तो पोस्टर बैनर सब लोग अपना अपना लगा रहा है, मेहनत कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद 1998 में मदन प्रसाद जायसवाल जिनका हमने जिक्र भी किया था, जायसवाल जी का जिक्र भी किया था। भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता था। और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि तिवारी बाहुल्य मतलब ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में होने के बावजूद जो है रघुनाथ झा एक टर्म जो है वहां से चुनाव जीता, नहीं तो ये कंटिन्यू इनका परिवार कंटिन्यू। उसके बाद फिर जो है उसके बाद से ये जो जायसवाल जी हैं जो वे लगातार जो है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा चाहेंगे कि क्या कौन सा पलड़ा, देखिए यह तो निश्चित तौर पे कहना अच्छी बात नहीं होगी कि कौन जीतेगा, लेकिन एक हम चाहते हैं आपस में, मतलब एक देखिए सर, आपके दर्शकों को मैं बता दूं, और आपने बुलाया, हमको जिक्र किया, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। लेकिन आपको हम इस चीज़ को बता दें कि आप पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में घूम के देख लीजिएगा, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है जायसवाल जी के प्रति। क्षेत्र में आते नहीं हैं, 5 साल के बाद फिर चुनाव हुआ तो क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखिएगा कि उनके विपक्ष में कोई मेहनत ही नहीं किया है सर, फील्ड खाली छोड़ दिया उनके लिए लड़ने के लिए। आप स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अगर विपक्ष में कोई मजबूत होता तो जायसवाल जी नहीं जीते। और इसको ऑन कैमरा कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं है,
कि अगर विपक्ष वहाँ मजबूत मेहनत 5 साल किया होता तो जायसवाल जी का लुटिया डूबा हुआ था। अच्छा, अब एक बात और आ रही है, रघुनाथ झा। हाँ, एक और कैंडिडेट मैंने नाम छोड़ दिया, चूंकि जनसुराज जो मेहनत कर रहा है उसके एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मंजर नसीम जी, और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी में कितना दम है और लोगों का कितना उनको समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा हमसे बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था, मंजर नसीम साहब बताया हुआ था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मैंने पार्टी का भी जिक्र किया था उनसे कि सर पार्टी तो बता दीजिए कौन से पार्टी से। तो अभी वो फिलहाल जनसुराज से ही तैयारी में और जनसुराज से ही तैयार दिख रहे हैं कि जनसुराज से वो चुनाव लड़ेंगे। तो एक तीसरी पार्टी जनसुराज मंजर नसीम साहब का लगभग क्लियर माना जा रहा है कि वो चुनाव में उतरेंगे। अच्छा ठीक है, इसमें क्या माने कांटे का टक्कर जो है, जीतने की बात तो हम नहीं करेंगे कौन कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन कांटे की टक्कर जो होती है किन किन में लग रहा है, मतलब कैसे होगा? एक सब बहुत पुराना शायरी है, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। ये सवाल उन नेताओं को 4 साल पहले से तैयारी करना चाहिए, कम से कम 4 साल पहले से तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत देर कर दिया आपने आते आते। नया क्षेत्र में आके फील्ड बना के लोग सोचता है कि पार्टी का कैडर कार्यकर्ता होता है, उसके साथ गए, इतना वोट मिलता है, वो वोट मिलेगा, फिर जीतेगा वहीं जैसे होते आया है, जो अभी दिख रहा है उस आधार पे बात कर रहे हैं। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि समझदार हैं, इशारा काफ़ी है, खुल कर बात करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। खैर यह नहीं, इससे भी सर एक बात और, इससे ये इनकार नहीं किया जा सकता है, आपके जो जायसवाल जी जो अभी वर्तमान सांसद है उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश है। आप देख लीजिएगा, कहीं भी किसी भी गांव में आप चले जाइए, बात कर लीजिए, 10 जेन्युइन लोग से बात कीजिएगा, 8 उनके प्रति आक्रोश देगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि 10 में से 6 वोट आते आते उधर कन्वर्ट हो जाएगा, चुनाव आते आते उधर कन्वर्ट हो जाना। देखिएगा ये होते आया उनके साथ, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इन नेताओं को सबक सीखना चाहिए, इन पार्टियों को सबक सीखना चाहिए कि हम 4 साल से क्यों नहीं मेहनत करवाते, 5 साल से क्यों नहीं मेहनत करवाते, और इतना डिमेरिट होने के बावजूद भी जीत रहा है, डिमेरिट होने के बावजूद भी जीत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जायसवाल जी का भले पार्टी में जो कद बना हो, प्रदेश अध्यक्ष थे, पिछले दिनों भाजपा का कद बढ़ा है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार जीतेंगे, चूंकि इसके पहले वाले जो प्रदेश अध्यक्ष थे जीते, उनको मंत्रिमंडल मिल गया। अब की बार भी उनके जो कार्यकर्ता है ये कह के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार हमारे एमपी साहब जीतेंगे यहाँ से तो मंत्रिमंडल में जगह बन जाएगी, मंत्रिमंडल में जगह बनना इनका तय है, तो अपने क्षेत्र का एक मंत्री हो जाएगा प्रतिनिधित्व करने वाले। तो ये वोट लेने का एक एजेंडा है जो अपना सभी पार्टी करती है, सभी पार्टी अपने हिसाब से इसको ये करती है। लेकिन अभी सर 60-40 में ही हम लेकर के चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, चुनाव भी आ रहा है, हर जनता का दायित्व बनता है कि अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव करें, तो आप भी अपना वोट जरूर करें और सोच समझकर और अच्छे प्रतिनिधि को लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सर जो ये बात कही है, जनता लोकसभा के चुनाव में सबसे पहले वोटिंग करे और चुनकर ऐसे नेता को वोट करे जो उनके सुख दुख में साथ रहे, उनकी समस्या को सुने, क्षेत्र का दौरा करे, ऐसे लोगों को चुने। ये इसका हम लोग भी ये करते हैं कि वैसे कैंडिडेट को जीतना चाहिए। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।